हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के बचे हुए टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें जर्मनी हार गया था, उस वॉर के जर्मनी पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़े, चाहे फिर वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर साइकोलॉजिकली। कैसे वहां पर कुछ चीजें चेंज हो गई थी, कैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और कैसे लोग जब बहुत ही ज्यादा हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, उन्हें नेशनल ह्यूमिलिएशन, बदतमीजी, बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। तो कैसे नाजिज्म और हिटलर के राइज की फाउंडेशन रखी गई थी। तो आज हम अपनी इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में बनी थी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज वेमार रिपब्लिक। बनने के बाद से ही, मीन्स स्टार्टिंग से ही, ये गवर्नमेंट जो बनी थी वेमार रिपब्लिक, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट, इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोलैप्स, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही थी। क्योंकि कंट्री की सिचुएशन जब ये गवर्नमेंट बनी तब ऑलरेडी इतनी खराब हो रखी थी, बहुत ही ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे, है ना। तो जब ये गवर्नमेंट बनी, इन्हें स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। कंट्री की हालत बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी और इसी वजह से जो ये नई गवर्नमेंट आई थी, जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेमार रिपब्लिक, ये मजबूत नहीं बन पाई थी। बहुत सारे चैलेंजेस इसके सामने आए थे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। क्या है इसमें, देखो, जर्मनी में जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी हुई थी वेमार रिपब्लिक, लोग इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, बस लोगों के मन में ये था कि चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो, लेकिन लोग इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दो मेजर ग्रुप्स थे, जो कि कुछ इसके सपोर्टर थे, कुछ इसके अपोजिशन में थे। ऐसे दो ग्रुप हमारे सामने आए। कौन कौन से? लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट एंड राइट विंग कंजर्वेटिव्स और मोनार्किस्ट। क्या है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट, ये वो लोग थे जो रशिया की 1917 रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। इन लोगों का क्या मानना था कि जर्मनी में भी कम्युनिस्ट का जो सिस्टम है, इक्वालिटी का जो सिस्टम है, वो वापस आना चाहिए। ऐसा सिस्टम जहां पर सबको फ्रीडम हो, अपने विचार रखने की, कुछ करने की, बोलने की, अपना रिलीजन फॉलो करने की, हर चीज की फ्रीडम हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी के साथ कोई भी मिसबिहेव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ थे राइट विंग कंजर्वेटिव और मोनार्किस्ट। ये वो लोग थे जो कि मोनार्की के सपोर्टर थे, मतलब ये वो लोग थे जो कि किंग विलियम केसर सेकंड की वापसी चाहते थे। इन्हें डेमोक्रेसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इन लोगों का मानना था कि मोनार्की सिस्टम सही है, किंग का रूल होना ही बेस्ट है। आया समझ? तो इसका रिजल्ट क्या निकला हमारा, जो ये दो कम्युनिस्ट पार्टी, जो दो अलग ग्रुप्स बने हुए थे, इसका रिजल्ट क्या निकला? जर्मनी की सड़कों पर अक्सर दोनों ग्रुप्स की लड़ाइयां हो जाती थी। मीन्स एक जगह पे आप रह रहे हो, वहां पे कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, सेकंड लोग जो है, सेकंड ग्रुप है, वो कुछ और बोल रहे हैं। तो आपस में जब भी कहीं ये मार्केट में मिले या कहीं पर भी मिले, तो आपस में इनकी बहस होना, लड़ाई होना, वाद विवाद होना, ये सारी चीजें आम हो गई थी। रैलीज निकालना, क्लैशेस और स्ट्रीट फाइट्स होना भी कॉमन हो गया था। कोई कहीं जा रहा है, मान लो ए ग्रुप का पर्सन कहीं जा रहा है, वहीं पे बी ग्रुप का पर्सन भी जा रहा है, आपस में ये लोग मिले, इनकी आपस में बहसबाजी हो गई, लड़ाई हो गई, किसी चीज को लेके कोई बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये सारी चीजें इन ग्रुप्स के बीच में आम हो गई थी। मीन्स रोजमर्रा के जीवन में ये चीजें आ गई थी। इन फाइट्स जो चल रही थी ए और बी ग्रुप के बीच में, इसमें 1919 का स्पैसिस्ट रिवॉल्ट, जिसमें लेफ्ट विंग वाले बहुत अपनी डिमांड्स रख रहे थे, अपने पॉलिसीज को रख रहे थे, और 1920 का काप पुश्त, जिसमें राइट विंग के जो लोग थे वो गवर्नमेंट पर ओवरथ्रो कर रहे थे, उन पर हावी हो रहे थे। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी, इस पे ये लोग हावी पड़ रहे थे। और यही दो मूवमेंट्स थे जिसने वेमार रिपब्लिक को हिलाकर रख दिया था, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हिलाकर
रख दिया था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने मजबूरी में फ्री कॉर्प्स मीन्स जिसमें हमारे पुराने सोल्जर्स और जो वॉरियर्स थे इनका सहारा लिया था गवर्नमेंट ने, ताकि जो ये राइट विंग वाले लोग हैं, जो रिबिलियंस है, विद्रोही हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको दबाया जा सके कि किसी तरह इनका जो दंगा फसाद ये लोग कर रहे हैं इसको दबा सके या कंट्रोल कर सके। आया समझ? ये जो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, इसने हमें एक मैसेज भी दिया क्या कि डेमोक्रेसी कमजोर है लोगों की नजर में। वेमार रिपब्लिक एक वीक सिस्टम बन के रह गई थी, वीक सिस्टम बन के लोगों के सामने आई थी। क्यों? लोगों के मन में ये चीज हो गई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर ही एक पूरे डेमोक्रेसी के सिस्टम को हिला दिया, इसीलिए वेमार रिपब्लिक जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी और लोगों का भी इस पर से विश्वास खत्म हो गया था। लोगों का भी विश्वास धीरे धीरे डेमोक्रेसी के ऊपर से टूटने लगा था या फिर उठने लगा था। आ गया समझ? आगे देखो, हमारा सेकेंड चैलेंज क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस। तो बच्चों, हमारा दूसरा मेजर चैलेंज क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस। हम सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर पहले बहुत ज्यादा बर्डन थी, बहुत ही ज्यादा परेशानियां थी। ऊपर से जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी इसने जर्मनी की कमर पूरी तरह से तोड़ के रख दी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वॉर के लिए करोड़ों मिलियंस ऑफ पाउंड उन्हें कंपनसेशन मुआवजा देने का हुक्म दिया गया कि आपको इतना मुआवजा वॉर के लिए देना पड़ेगा। तो इस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। सोचो, एक कंट्री जहां पर पहले ही पैसे की बहुत तंगी हो रखी है और ऊपर से इतना बड़ा कर्ज भी चल रहा है, वो भी देना है, तो परेशानियां तो बढ़ेंगी, है ना? तो पैसे देने के लिए जर्मनी ने क्या किया? नोट, बहुत सारे जो करेंसी है ना वो छाप दी गई थी। जर्मनी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने सोचा कि चलो बहुत सारे नोट छाप जाते हैं, बहुत सारे पैसे छप जाएंगे, उसको करेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर हम अपना वॉर की जो रिपरेशंस है, जो कंपनसेशन हमें देना है वो हम दे सकते हैं। लेकिन यही गलती जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा भारी महंगी साबित हुई। अब जर्मनी ने सोचा तो ये था कि वो लोग करेंसी छाप देंगे तो उनका जो कंपनसेशन उन्हें देना है उससे वो लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज्यादा भारी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने बार बार करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया था। हर थोड़े दिन में अलग अलग तरीके से, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से वो लोग करेंसी को प्रिंट कर रहे थे। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई थी, बहुत ही ज्यादा घट गई थी। और 1923 तक तो हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। अब हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? देखो, मार्केट में किसी भी चीज की जो कीमत है ना वो तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। मींस किसी भी चीज की जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो करेंसी की वैल्यू है, मींस जो पैसे की कीमत है, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गई है। चीजों की कीमत तो बढ़ती जा रही है लेकिन पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं रही थी। एक एग्जाम्पल देखो, 1916 में जो ब्रेड हमें 1 रुपए का मिलता था, जर्मनी का बेसिक फूड जो नेसेसिटी उनकी फूड था वो था ब्रेड। तो 1916 में जिस ब्रेड की कीमत 1 रुपए मार्क की गई थी, 1923 में वही ब्रेड लाखों करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा था। मींस एक ब्रेड की कीमत 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। 10 साल पहले वही ब्रेड 1 रुपए में मिल रहा है, 10 साल बाद वही ब्रेड हमें 1 करोड़ रुपए में मिल रहा है। तो समझ आया? जो चीजों की कीमत है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पैसों की कोई भी कीमत नहीं रही थी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति होना खराब है। जर्मनी में भी यही हुआ, बहुत ज्यादा करेंसी छप गई तो मार्केट में पैसे की जो वैल्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई, बिल्कुल ना के बराबर हो गई। इसी वजह से चीजों की कीमत तो बढ़ती जा रही थी लेकिन पैसों की कोई भी कीमत नहीं रही थी। लोग पैसे की गाड़ी लेकर जाते थे एक रोटी लेने के लिए, एक ब्रेड लेने के लिए, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ता था खाली हाथ। मिडिल क्लास जो थी वहाँ की, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, इनकी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को भूख, बेरोजगारी और गरीबी का सामना भी करना पड़ा था, परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा था। और आगे चलकर 1929 में जब लोगों के मन में ये सोच आ ही रही थी कि शायद सब पहले जैसा हो जाए, सब पहले की तरह ठीक हो जाए, तभी
1929 में आया एक ग्रेट डिप्रेशन जिसने जर्मनी की इकोनॉमी को एक बार फिर से गिरा दिया, एक बार फिर से डुबो दिया। हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए थे। कैसे? 1929 में जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया, इसमें फैक्ट्रीज बंद होने लगी थी, इंडस्ट्रीज थी जो वहां पर वो कोलैप्स हो गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग जॉबलेस हो गए थे, मींस बेरोजगार हो गए थे। और ये डिप्रेशन कैसे आया, क्या क्या इसमें हुआ, कैसे इंडस्ट्रीज कोलैप्स हुई, ये सब हम डिटेल में करेंगे अपने अगले टॉपिक में कल। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब घरों में रोटी नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था और लोगों के मन में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और निराशा बढ़ती जा रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ, पैसे की वैल्यू गिरती गई, चीजें महंगी होती गई। इन सारी चीजों की वजह से जब लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था, तब लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी। आ गया समझ? इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो लोगों को ये परेशानी हो रही थी कोलैप्स की वजह से, इसका क्या रिजल्ट निकला? लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बेरोजगार थे और बेइज्जती का माहौल बन रहा था। बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हो गए थे और डेमोक्रेसी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। और इसी वजह से, इसी गुस्से का सहारा लेकर हिटलर जैसे लोगों ने पावर अपने हाथों में ले ली थी। हम ये भी बोल सकते हैं कि यही वजह बनी थी हिटलर के राइज की। आ गया समझ? आगे देखो, लास्ट में हमारा क्या है कंक्लूजन। तो बच्चों, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस, इस दोनों चीजों ने जर्मनी में लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से विश्वास बिल्कुल खत्म कर दिया था। लोगों का विश्वास जो डेमोक्रेसी को लेकर था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। हर तरफ अफरा तफरी, बेरोजगारी, महंगाई, दंगे और डर का माहौल बन गया था। लोगों को भी ये लगने लगा था कि डेमोक्रेसी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, इवन उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रही है। तो ऐसे टाइम में जर्मनी के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी जो कि देश में ऑर्डर ला सके, देश का जो प्राइड था, जो देश का गौरव था, उसको वापस ला सके और जर्मनी की जो लॉस्ट ग्लोरी है, जर्मनी का जो छुप गया, मीन्स खत्म हो चुका हुआ जो गर्व है, वो जो वहाँ की ह्यूमैनिटी थी कि लोग इतने आत्मविश्वास के साथ रह रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उस चीज को कोई ऐसा लीडर हो जो ये सारी चीजें वापस ला सके। और लोगों की इसी बेचैनी, गुस्से और जो डर, निराशा का माहौल था, इसने हिटलर और नाजी पार्टी के लिए रास्ता बना दिया था। यानी यही वो टाइम था जब लोगों ने डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी से ज्यादा बेहतर समझा था। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि डेमोक्रेसी तो अब कुछ सही नहीं करने वाली, अब हमें डिक्टेटरशिप की नीड है। तो स्टूडेंट्स, यहीं से शुरुआत होती है हिटलर के राइज की, नाजिज्म पार्टी की। आ गया समझ? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे ईयर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से कैसे दोबारा इकोनॉमिक कोलैप्स हुए जर्मनी में, कैसे वहां पर इंडस्ट्रीज कोलैप्स हुई, या फिर कैसे बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। हिटलर का राइज और नाजिज्म पार्टी का उदय होना, ये सब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep questioning, stay tuned and don't forget to hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Back to School. Bye bye.